बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया ईमेल के ऊपर और हैंगआउट के ऊपर। सभी बच्चों का यही कहना था, सर प्लीज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की डेली एक वीडियो डालिए, हमें ये बहुत टफ सब्जेक्ट लग रहा है और हमें ये लग रहा है कहीं हम इस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाए। देखिए ये तो मैं भी नहीं चाहता कि कोई फेल हो, लेकिन आपने मेरे से इतनी रिक्वेस्ट करी है तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की डालूं ताकि पेपरों तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए। उसके साथ साथ मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट की भी वीडियो डालता रहूंगा और लर्निंग एंड टीचिंग की भी, प्लस पेडागोजी ऑफ जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी भी वीडियो डालता रहूंगा साथ में। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब मैं डेली एक वीडियो डालूं। जो ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, इसके अंदर आज मैं आपको टॉपिक सेकंड करा रहा हूं जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। देखिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन किस प्रकार आता है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, 16 नंबर का आता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आता है। कई बार पेपर में वो लिख देता है डिस्कस एनपीई 1968। अब जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो कहेगा ये एनपीई है क्या। तो एनपीई का मतलब है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहां पर आप सब बच्चों से एक और बात देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ बच्चे जो है काम चोरी कर रहे हैं। काम चोरी करने का मतलब ये वीडियो को काट काट के देख रहे हैं। देखिए अगर ऐसे वीडियो को काट काट के देखेंगे तो इससे अच्छा है तो ये है कि आप देखो ही मत। ठीक है, देखना है तो वीडियो को पूरी देखिए, मन लगा के पढ़िए, वरना मत पढ़िए। मैं डायरेक्ट बोलता हूं जी। ठीक है, क्लास में भी यही बोलता हूं, जिसको पढ़ना है मन लगा के क्लास में बैठो, वरना बाहर हो लो। कोई जरूरत नहीं है जी ऐसे बच्चों की। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, पूरी वीडियो को देखो एंड तक। मैं अपना इतना टाइम खर्च कर रहा हूं किस लिए? ताकि आपका भला हो सके, आपका कुछ हो सके। ठीक है, और एक और बात यहां पर आप सभी से, वीडियो को एक तो एंड तक देखिए, लैंडस्केप मोड में देखिए, लीड लगा के देखिए। मैं ये नहीं कहता जब मेरी वीडियो आती है तभी देखिए, नहीं, जब आपके पास खाली टाइम हो, जब आप बिल्कुल फ्री हो, जब मेरी वीडियो को देखिए। और वीडियो के अंदर से आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है, मेरे पास मेल करिए, मेरे पास हैंगआउट के ऊपर मैसेज करिए। हमारी ईमेल आईडी है BEdBachelorofEducation@gmail.com। आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई और डाउट होता है, आप हमारे पास मेल करिए, आपको मैसेज मिलेगा, 100% मिलेगा। और एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शर्माइए मत, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने जो यार दोस्त है उनके बीच में शेयर करिए। जब आप भला करोगे तभी तो आपका भला होगा। आप सोच रहे मैं अकेला अकेला पढ़ लूं या पढ़ लूं और मेरा ही भला हो जाए और किसी का हो नहीं। जो भी आपके क्लासमेट है या आपके भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बीच में वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ने पिछली वीडियो में कराया था इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से लेके 66 के बीच में, और आज हम पढ़ रहे हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। तो अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि जो कोठारी कमीशन था और जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1968, इन दोनों में फर्क क्या था? और क्या जो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी इसके अंदर कोठारी कमीशन को इन्वॉल्व करा गया था क्या? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो मैं यहां आप सबको एक बात बता देता हूं। आपने कोठारी कमीशन देखा, उसके अंदर उसने 1600 पन्नों की रिपोर्ट दी। अब सोचिए क्या 3-4 साल में वो सब लागू हो गया होगा? नहीं हुआ था वो लागू, वो एक तरीके से फेल हो गया था। फेल होने का कारण ये था, एक तो इंडिया के अंदर क्या था, फंड की कमी थी, प्लस नीयत की भी कमी थी। ठीक है, लोगों के अंदर चाह नहीं थी, जो हमारे अफसर शाही है उनके अंदर चाह नहीं थी, पैसा भी नहीं था, इस वजह से वो फेल हो गया था। उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 आया। जो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1968 वाली, इसके अंदर 90% चीजें जो थी कोठारी कमीशन वाली रिकमेंडेशन को ही लिया गया था इसके अंदर। अब आपसे मेनली आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कोठारी कमीशन और एनपीई 1968 में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है, मैं आपको सिंपल वर्ड में सीधा सीधा पढ़ा रहा हूं जी। इसके अंदर मेन डिफरेंस ये था, 1968 के अंदर जो कमीशन आया था ये वाला, इसके ये पॉलिसी आई थी, इसके अंदर ये कहा गया था
कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दो। एक इसके अंदर यह भी कहा गया था कि जितनी भी हमारी जीडीपी है उसका 6% का जो खर्चा है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा। ये मेन पॉइंट था इसकी पॉलिसी के अंदर। मान लो आपके पास टाइम नहीं है, टाइम खत्म होने वाला, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और एनपीई 1968 लिखने के लिए आ गई, फीचर लिखने के लिए आ गया, तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और सेकंड पार्ट लिखना कि 6% ऑफ जीडीपी इज एक्सपेंड ऑन एजुकेशन। ये 2 पॉइंट तो जरूर लिखना। और इसके अंदर एक और चीज थी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा भी होगा, वो भी इसी के अंदर आया था जी। ठीक है, चलिए अब हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई टू प्रमोट एजुकेशन अमंगस्ट इंडियस पीपल। लोगों के बीच में एजुकेशन को फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का काम था इस पॉलिसी का। दी पॉलिसी कवर बेसिक एजुकेशन टू कॉलेज इन बोथ रूरल और अर्बन इंडिया। इसका मेन मकसद यही था कि किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर से अशिक्षा को दूर किया जाए, स्कूल कॉलेजेस को शहर के अंदर, गांव के अंदर पहुंचाया जाए। इन दिस रिगार्ड द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज ब्रॉडकास्ट इन 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम इंदिरा गांधी, विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज को दोबारा वो करना, रेडिकल का मतलब होता है तेज गति से। इसका मेन मकसद यही था किसी भी तरीके से इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और एजुकेशन इंडिया के अंदर जो है फैलाई जाए, ज्यादा से ज्यादा इलिटरेसी को खत्म किया जाए, मतलब अशिक्षा को खत्म किया जाए। अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं हम 1 बाय 1। इसका जैसे कि पहला फीचर है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। देखिए 1968 की बात है ये। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया था कि सभी 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और सबके लिए जरूरी है जी, पढ़ना जरूरी कर दिया था इसने 14 साल तक के बच्चों के लिए। और आपने देखा भी होगा जो जिनके माँ बाप की 1970 के आसपास की पैदाइश है उनके माँ बाप जरूर पढ़े हुए हैं, चाहे वो 1 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, 5 पढ़ रहे हो, 6 पढ़ रहे हो। जैसे बहुत सौ की मम्मी होगी, जैसे मेरी भी मम्मी है, वो सिर्फ 5 पढ़ी हुई है जी। ठीक है, अब वो इसी के तहत आती थी, वो भी गांव में रहे हैं और उन्होंने क्या है अपने गांव में रह के पढ़ाई करी थी। तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का ही नतीजा था कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसी के अंदर आया था जी। ये मैं आपको डिटेल में इसकी अलग से एक वीडियो करवाऊंगा, कई बार शॉर्ट नोट में ये आ जाता है। हाँ, यहां पर एक और बात बता देता हूं, जो ये मैं एनपीई 1968 का पॉइंट्स बता रहा हूं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये राइट है शॉर्ट नोट ऑन करके आ जाते हैं 4-4 नंबर में। जैसे कि मान लो आ जाए राइट है शॉर्ट नोट ऑन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 4 नंबर में करो, या ये आ जाए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 4 नंबर में करो। इस टाइप से भी इसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हिंदी, संस्कृत, इंटरनेशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। देखिए जो ये एनपीई थी मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, इसका मेन मकसद था जी ये जो हम पढ़ रहे हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ये हमने देखा कोठारी कमीशन में भी था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट ये भी कोठारी कमीशन में था। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ये भी उसके अंदर था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन एनपीई 1968 के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, अब जो मैंने ये आपको 5 पॉइंट बताए हैं, अब आपको क्या करना है पेपर के अंदर, वैसे मैं आपको 17-18 पॉइंट बताऊंगा, आपको कोई भी अच्छे अच्छे पॉइंट चुनने हैं, उनमें से 16 पॉइंट लिखने हैं, उनके अंदर 2-2, 3-3 लाइन लिखनी है। अगर आप 16 पॉइंट याद नहीं कर सकते तो सिर्फ 8 पॉइंट याद करना और उनके अंदर क्या करना 4-4, 5-5 लाइनें भरना और ऐसी लाइनें लिखना टू द पॉइंट, फंटे बिल्कुल भी मत मारना जी। इसके अंदर 6th पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ बुक। देखिए प्रोडक्शन ऑफ बुक का मतलब क्या है, इस पॉलिसी का मेन मकसद तो ये था फ्री एजुकेशन फॉर ऑल,
एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। इसके अंदर क्या था, बुकें वगैरह भी फ्री मिलती थी। अब प्रोडक्शन ऑफ बुक का मतलब क्या है, इसका मकसद ये था जितने भी गांव देहात के अंदर या शहर के अंदर स्कूल है उनके अंदर बुकें हैं जो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जा सके, उनकी कमी ना आन पाए, बुकों की वजह से शिक्षा रुक ना जाए, इसका मेन ये था। एग्जामिनेशन, 7th पॉइंट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब है जैसे कि जो हमारे टर्मिनल एग्जाम होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या एनुअल एग्जाम भी उसको बोलते हैं, बेसिकली ये इवेल्युएशन से रिलेटेड है। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इस पॉलिसी के अंदर इसके ऊपर भी जोर दिया गया था। वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस, इसके ऊपर भी फोकस किया गया। सेकेंडरी एजुकेशन, आपने देखा होगा 1968 के अंदर, जिसके मम्मी पापा 1968 के अंदर पैदा हुए होंगे वो अच्छे से बता पाएंगे, जो गांव देहात के अंदर स्कूल होते थे वो सिर्फ 5वीं तक होते थे, या कोई ज्यादा है तो वो 8वीं तक हो जाता था। 10वीं तक भी बहुत कम थे, 12वीं तक तो गांव देहात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर स्कूल थे। उन्होंने ये कहा था कि गांव के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी खुलने चाहिए ताकि गांव की लड़कियां हैं या जो भी है उनको बाहर ना जाना पड़े। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की भी बात कही गई थी और ये आज तक भी बात की जाती है। इसका कहने का मतलब था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम यूनिवर्सिटी तो खुलनी चाहिए ताकि बच्चे जो है बाहर ना जा पाए। 12th पॉइंट है पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरस्पॉन्डिंग कोर्स। ये पार्ट टाइम एजुकेशन कोरस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे कॉलेज क्या है गांव से बहुत दूर दूर होते हैं तो वो बच्चे डेली आ जा नहीं सकते, तो उनके लिए कोरस्पॉन्डेंस कोर्स की सुविधा दी गई थी। या यूं भी कह सकते हैं किसी के घर में प्रॉब्लम है, वो पढ़ना चाहता है और साथ में जॉब भी करना चाहता है, तो उसके लिए कोरस्पॉन्डेंस कोर्स की बात कही गई थी। 13th पॉइंट है स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन, मतलब आज शिक्षा को भगाओ, शिक्षा को देश भर में फैलाओ। अडल्ट एजुकेशन का मतलब ये है जो 40-50 साल के इंसान है वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी एजुकेशन का इंतजाम करो। 14th पॉइंट है गेम्स एंड स्पोर्ट, इसका मतलब ये था कि खेलों के ऊपर भी फोकस करो। आज जैसे कि पहले नहीं था, आजकल तो एक मुहिम आई है, आज की बात बोल रहा हूँ कि 2014 के बाद खेलो इंडिया नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करा है मोदी सरकार ने। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, उससे बहुत बच्चे निखर के आ रहे हैं। इस टाइप का प्रोग्राम उस टाइम पे करने की जरूरत थी लेकिन नहीं हुआ। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज के अंदर क्या है जी, इसके अंदर यह था जितने भी बैकवर्ड क्लास के हमारे बच्चे हैं या हमारी वुमेन्स हैं जिनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, 1968 की बात हो रही है जी यहाँ पर। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, उन सबको एजुकेशन की बात कही गई थी और फ्री में एजुकेशन की बात कही गई थी जी। दी एजुकेशन स्ट्रक्चर, ये एजुकेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है जैसे 10+2+3, मतलब 10वीं तक, फिर 12वीं तक, फिर ग्रेजुएशन तक, ये कहा गया था इसके अंदर। बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मेरे को ही पता है हमारे कैसे टीचर थे जी, बुढ़े बुढ़े थे, पता नहीं क्या पढ़ाते थे क्या नहीं, उनकी भर्ती भी कैसे हुई थी कुछ समझ नहीं आया। मैं तो यही चाहता हूँ, देखो जी स्कूल की बिल्डिंग वगैरह चाहे कैसी भी हो, फैकल्टी एक नंबर की होनी चाहिए, वो ऐसा पढ़ाए कि बच्चे के दिमाग में जाके लगे। अब बहुत से टीचर क्या होते हैं, आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं, बच्चे के समझ आए ना आए वो उनकी हेडेक है। नहीं, हमें क्या करना है, बच्चों के साथ जुड़े रहना है, बच्चों के साथ कनेक्ट रहना है। इसके ऊपर इसके अंदर फोकस किया गया था कि बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। इसका ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा एमसीडी स्कूल होते हैं, एमसीडी स्कूल होते हैं, उनके बच्चे देखें कैसे होते हैं, वो सारे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का है, कोई चपड़ासी का बेटा है, कोई नाली बनाने वाला है, मजदूर के बच्चे हैं, कोई प्लम्बर के बच्चे हैं, कोई हाथी के बच्चे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये स्कूल में जाते हैं, आज जाते हैं, मिड डे मील खाते हैं, फ्री की किताबें लेते हैं, ड्रेस पहनते हैं, आ जाते हैं। अब मेरे पास कई हमारे किराए पे भी यहाँ बच्चे रहते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ तो 5th क्लास के बच्चे को 5 का टेबल नहीं आता, मतलब टेबल तक भी नहीं आते और रीडिंग तक भी नहीं कर पाते वो बच्चे। और जो उनके टीचर क्लास में आके पढ़ाते हैं उनकी 40-40 हजार रुपये तनख्वाह है जी। अब सोचो क्या सोच के 40 हजार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, प्लस वहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली लड़की है जो 2nd 3rd को पढ़ाती है, उसको 4-4 5-5 हजार रुपये देते हैं। मतलब एक तो उसी क्लास को पढ़ाने के ले रहा 40 हजार रुपये और एक उसी क्लास को पढ़ाने के ले रहा 4-5 हजार रुपये। कितना फर्क है, जबकि जो 4-5 हजार रुपये में लड़की पढ़ा रही है आप उसके स्टूडेंट से बात करके देखो, और जो 40-50 हजार रुपये ले रहा है एमसीडी स्कूल के अंदर उसके बच्चे से बात करके देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। मैं चाहता हूं, मेरी मतलब ऐसा तो मेरी ख्वाहिश कभी पूरी होएगी नहीं, जो ये गैप है ना जी ये खत्म होना चाहिए। जो ये सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, हम भी टीचर बनेंगे तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए हमें पढ़ाना आता भी है नहीं आता, सबसे पहले हमें खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किसी के दिमाग में घुस सकते हैं।
घुसने का मतलब ये उसके दिमाग में कोई चीज डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, नहीं डाल पा रहे तो भाई फिर हम किस नाम के टीचर हैं। या तो बच्चा ही, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है तो अलग बात है, लेकिन बच्चा समझने चाहता है, पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाना चाहिए। अब लेकिन टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर कई टीचर होते हैं हरामखोरी कर जाते हैं जी, काम चोरी कर जाते हैं, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसके अंदर 18 पॉइंट है, एजुकेशन स्पेंडिंग टू इंक्रीज टू 6% ऑफ जीडीपी। ये 1968 के अंदर सबसे तगड़ा पॉइंट इसका यही था कि इसने जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च करने का निर्णय लिया। अब भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज हमारे पास मेल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।